नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस बड़ी खबर पे हम लोग चर्चा करेंगे ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बारे में। ये चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि आज है 26 जून और आज नशीली दवाओं का जो दुरुपयोग होता है और जो अवैध तस्करी होती है उसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है वो आज के दिन यानी कि 26 जून को मनाया जाता है। देखिए, ये चीज चर्चा में क्यों है, मैंने आपको बताया कि 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जो अंतरराष्ट्रीय दिवस है उसके रूप में यह मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चूंकि संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यालय है तो संयुक्त राष्ट्र ने आज 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड ट्रैफिकिंग के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। अब ऐसा 1987 यानी कि 1987 में ऐसा करा गया था। ये देखिए, ये है यूनाइटेड नेशंस की वो संस्था जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। अगर 2020 की थीम की बात करें तो इस बार की जो थीम है वो है एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अब इस कार्यालय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। अब देखिए, जैसा कि नाम से ही तात्पर्य है तो आप अभी तक ये अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये जो कार्यालय है ये बेसिकली जो ड्रग्स होते हैं, जो नशीली दवाइयां होती हैं उन पे और उनके द्वारा जो अपराध किए जाते हैं यानी कि उनकी तस्करी करना या उनका उपभोग करना या उनको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना, इस टाइप के जितने भी अपराध होते हैं वो सब पूरे विश्व में उसको नियंत्रित करना, उसको विनियमित करना और अपना जो सदस्य देश है उनको इन सब अवैध मादक पदार्थों, इनसे द्वारा जुड़े हुए अपराधों और इनसे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए अपराधों जैसे कि आतंकवाद या मनी लॉन्ड्रिंग या और भी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव की तस्करी, ये सारे जो अपराध हैं, इन सारे अपराधों का जो नियंत्रण करना, उनको विनियमित करना, वो इस संस्था का काम है। तो इसकी स्थापना 1997 में करी गई थी। अब देखिए, बात करी जाती, जो मैंने आपको बताया कि इसके जो भी सदस्य देश होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो भी अवैध मादक पदार्थ होते हैं उनसे जुड़े हुई जो भी इंफॉर्मेशन होती है या उनसे जुड़े हुए जो अपराध होते हैं, आतंकवाद के जो मुद्दे होते हैं, इन सब मुद्दों का समाधान देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मदद करता है। देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया था कि 2022 की जो थीम है एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, उसी का ये हिंदी रूप है। इस चीज को याद रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा में केवल हो सकता है थीम से ही इसका प्रश्न बन जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहां है। जो इसका मुख्यालय है वो वियना, ऑस्ट्रिया में पड़ता है। वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक 2021 की ये ड्रग रिपोर्ट आई है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा निकाली जाती है? वो यूएनओडीसी के द्वारा निकाली जाती है। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो है वो किस संगठन के द्वारा निकाली जाती है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के बारे में जो मुख्य मुख्य प्रावधान है जो हम अपनी मुख्य परीक्षा में उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आया था वो ये आया था, इन्होंने क्या करा था, 10 वर्षों के बीच में जो नशीली दवाएं हैं इसका जो उपयोग करता है तो उपयोग करने की जो प्रवृत्ति है उसमें 22% की वृद्धि देखी गई और ये बहुत ज्यादा हानिकारक है पूरी मानव सभ्यता के लिए। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कोई इतना कठिन यहां पर फिगर नहीं दे रखा है, राउंड फिगर में 22% की बढ़ोतरी देखी गई है। दोनों दो दो हैं तो आपको याद भी हो जाएंगे और 10 वर्षों का ये समय निकाला गया था। ठीक है, अगर बात करी जाए सबसे ज्यादा बीमारियां जो थी उसके लिए जो उत्तरदायी जो दवा है वो है ओपियोइड। इसको इंग्लिश में ओपियोइड्स लिखते हैं। ठीक है, ओपियोइड्स का मतलब होता है ऐसी दर्द निवारक दवाएं, इनको बोलते हैं दर्द निवारक दवाएं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा मॉर्फिन का, अफीम, ओपियम जिसको बोलते हैं। तो ये सब कैसी दवाइयां होती हैं? दर्द निवारक, जिसको ओपियोइड बोलते हैं। अब इन दवाइयों का जो उपयोग है सबसे ज्यादा बढ़ा है, अभी आया था लास्ट में कोविड-19। तो कोविड-19 के कारण क्या था कि मेडिकल स्टोर वगैरह में कई सारी जो दवाइयां थी वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ही मुहैया कराई जा रही थी, क्योंकि सबकी, चाहे राज्य सरकारों या केंद्र सरकारों, सबका मुख्य उद्देश्य यह था कि इस महामारी को कैसे भी करके रोका जाए। तो ये जो ओपियोइड दवाइयां थी, मॉर्फिन हो गई या अफीम हो गई या और टाइप की जो दवाइयां थी जिनमें ये सारे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, उनकी उपभोग करने की प्रवृत्ति थी या जो उन पे एक नियंत्रण होता है वो बहुत कम हो गया था। तो इस वजह से इस दवाई का जो उपयोग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर बात करी जाए पिछले 24 वर्षों की तुलना में, ये देखा गया जो भांग है जिसको मारीजुआना भी कहते हैं, तो मारीजुआना पहले क्या था, जो ये केवल मध्य और दक्षिण एशिया में पाई जाती थी, मगर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो भांग या मारीजुआना है उसकी मांग सबसे ज्यादा बढ़ी है। और मांग बढ़ने के कारण इसकी जो
उत्पादन की क्षमता है वो देशों ने बढ़ा दी। 4 गुना तक इसकी जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाया गया है। अब बेसिकली मारिजुआना में एक एलिमेंट होता है जिसको बोलते हैं 9-THC। THC का मतलब होता है टेट्राहाइड्रोकैनाबिलन। टेट्राहाइड्रोकैनाबिलन जो होता है, इसका रासायनिक अगर सूत्र की बात करें तो इसमें इसका रासायनिक सूत्र C12H30 और O2 होता है। ठीक है, 9-THC है क्या? ये जो रासायनिक तत्व आप देख रहे हैं ना, ये रासायनिक तत्व यूज होता है कहां पर? जब किसी को न्यूरोपैथिक जो दर्द होता है, न्यूरोपैथिक दर्द का मतलब है, न्यूरो का मतलब क्या होता है? न्यूरो का मतलब होता है हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम बोलते हैं ना, तो इस मस्तिष्क से हमारे जो तंत्रिका तंत्र होता है उससे हमारी पूरी बॉडी, हमारा पूरा शरीर की जो नसें होती हैं या जो मांसपेशियां होती हैं, तो उनको नियंत्रण करने का जो कमांड सेंटर होता है वो हमारा मस्तिष्क होता है। तो इससे जुड़ी हुई जो भी बीमारियां होती हैं, इससे जुड़े हुए जो भी दर्द होते हैं, तो उनके उपचार के लिए 9-THC का उपयोग करा जाता है। जैसे आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी में क्या होता है, जो हमारे शरीर की मांसपेशियां होती हैं, इन मांसपेशियों में बहुत ज्यादा जकड़न हो जाती है। जकड़न का मतलब है बहुत ज्यादा कड़ी हो जाती हैं, जिसको एक तरह से बोल देते हैं कि पक्षाघात हो गया या लकवा मार जाना। तो आपने देखा होगा ऐसे व्यक्ति को कि उसका शरीर का जो एक भाग होता है एकदम जकड़ ऐसा जाता है ना, वो अपना हाथ नहीं चला सकता, पैर नहीं चला सकता। जो उसके अगर आप मुंह की तरफ देखेंगे तो आधा जो मुंह होता है वो सूज टाइप का जाता है। ठीक है, तो इस टाइप की बीमारी को क्या बोलते हैं? स्पास्टिसिटी बोलते हैं। अब ये बीमारी क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर का वो हिस्सा जिसमें लकवा या पक्षाघात होता है, जो जकड़ जाती है मांसपेशियां, जाहिर सी बात है उनका मस्तिष्क के साथ नियंत्रण जो है वो खो जाता है। मस्तिष्क अब उसको नियंत्रित नहीं कर पाता, मस्तिष्क के अंदर इतनी शक्ति नहीं रहती कि वो उन मांसपेशियों को नियंत्रित कर पाए। तो वहां पर हम क्या करते हैं? 9-THC का यूज करते हैं। अब चूंकि भांग या मैरिजुआना में ये जो रसायन होता है बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, तो ये हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य विकार होते हैं, ठीक है, इनके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा में ये पूछा सकता है कि 9-THC क्या है। तंत्रिका तंत्र को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं ये। जिस तरीके से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, इसका प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं 5G आ चुका है। ठीक है, तो इंटरनेट जिस तरीके से हर एक व्यक्ति के पास मुहैया है, क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक स्मार्टफोन होता है। इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से क्या हो गया, ये जो दवाइयां, नशीली दवाइयां हैं, इनकी जो बिक्री है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है और बहुत ज्यादा आसान हो गई है वो। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो वही चीज होगा कि विज्ञान एक वरदान और एक अभिशाप। तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेट है या डार्क नेट जो बात करते हैं, तो उसने इन दवाइयों की बिक्री को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब जब भी इंटरनेट की बात आएगी तो ये चीज याद रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के भुगतान से भी इनका उपयोग जो है या इनकी जो खरीद और बिक्री है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब चूंकि क्रिप्टो करेंसी में किसी व्यक्ति का नाम वगैरह तो होता नहीं, उसकी कोई आईडी तो होती नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति अपना नाम छुपा के इस मुद्रा को देता है और नशीली दवाइयों को खरीद सकता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। एक यहां पर सूचना प्रौद्योगिकी से फायदा यह हुआ है कि टेलीमेडिसिन का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो कोई भी व्यक्ति जो ग्रामीण परिवेश में रहता है, जिसके पास इंटरनेट, जहां पर अस्पताल या डॉक्टर मुहैया नहीं है, तो वो टेलीमेडिसिन की हेल्प से दूर बैठे एक डॉक्टर से अपना इलाज जो है वो करा सकता है। परंतु नशीली दवाइयों का जो विक्रय है या क्रय है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक रिपोर्ट में ये निष्कर्ष और भी निकला था कि 275 मिलियन लोगों ने नशीली दवाइयों का इस्तेमाल किया है। अगर पिछले साल की तुलना, यानी कि रिपोर्ट आई है 2021 की, तो 2020 के बारे में ये केवल बता रहे हैं कि 275 मिलियन लोग ऐसे थे जिन्होंने नशीली दवाओं का इस्तेमाल करा, और उसमें से 36 मिलियन लोग ऐसे थे जो इस नशीली दवा से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। प्रभावित होने का मतलब है कि वो बीमार हुए। अब देखिए, नशीली दवाओं की अगर बात करते हैं या ड्रग्स की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो इससे केस देखे जाते हैं वो किस में है? किसी व्यक्ति की दुर्घटना, या वो कार चलाते हुए, कोई भी परिवहन का यूज करते हुए, तो दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आर्थिक नुकसान होते हैं उसको, आर्थिक नुकसान से संबंधित है। जैसे मान लीजिए अब कोई व्यक्ति जिस पैसे का उसको उपयोग अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए करना चाहिए था, वो पैसे का उपयोग वो नशीली दवाइयों के सेवन के लिए करता है। तो यही कहीं ना कहीं गरीबी को भी जन्म देती है, यही कहीं ना कहीं बेरोजगारी को भी जन्म देता है, भुखमरी को भी यही कहीं ना कहीं जन्म देता है। तो ये सब सामाजिक समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति का स्वास्थ्य है, जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से तो यही चीज खराब होती है। अगर देखा जाए तो समाज में उसके आत्मसम्मान में कमी आती है, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है या जो समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है उसमें भी गिरावट देखी गई है। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक निराशा का भाव जन्म ले लेता है, और ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं व्यक्ति को आत्महत्या की तरफ अग्रसर बनाती हैं। अगर बात करी जाए, उसका परिवार होता है, परिवार या उसके जो मित्र हैं,
या उसके जो और रिलेटिव्स होते हैं, तो उसके साथ जो उनके संबंध है, उस व्यक्ति के जो नशा करता है उसके संबंधों में बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव आ जाता है, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और यही कहीं ना कहीं रीजन बनता है किसका? आंतरिक कलह का। यही कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा भी उत्पन्न करता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ड्रग्स की बात करें या नशीली दवाओं की बात करें तो उसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब अगर ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी कि यूएनओडीसी की बात करें, मतलब इस संस्था का भारत के साथ क्या संबंध है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत भी क्या है, यूएनओडीसी का हस्ताक्षर करता है। और इसी के अंदर इसी अभिसमय को पालन करने के लिए भारत ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी कि एनडीपीएस अधिनियम 1985 भी लागू किया था। अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा। अगर नोडल मंत्रालय की बात करें तो भारत के कितने सारे मंत्रालय ऐसे हैं जो इस यूएनओडीसी की संस्था के साथ मिलकर काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा गृह मंत्रालय जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, हमारा वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमारा जो सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय है हेल्थ मिनिस्ट्री हो गया, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय। तो ये सारे मंत्रालय भारत सरकार के ऐसे हैं जो यूएनओडीसी के साथ मिलकर काम करते हैं। अब देखिए, भारत इतना ज्यादा ड्रग्स को लेके चिंताजनक भारत में स्थिति इस वजह से है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं आपको मैप के थ्रू बताता हूं, यह है हमारा प्यारा भारत और इसके आप दाहिनी तरफ देखोगे तो यहां पर आता है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल का मतलब है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, बर्मा। ये सारे वो देश हैं जहां पर अफीम का उत्पादन होता है या अफीम की खेती होती है। तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में भी इस टाइप का खतरा होता है कि यहां से भारत के अंदर जो अफीम है या जो ड्रग्स हैं उसकी अवैध तस्करी हो सकती है। भारत के पश्चिमी तरफ देखें तो वहां पर है गोल्डन क्रेसेंट। गोल्डन क्रेसेंट का मतलब है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये भी वही देश है जहां पर अफीम का उत्पादन या अफीम की खेती होती है। तो दोनों तरफ से भारत जो है वो ड्रग्स के अवैध तस्करी अगर भारत नियंत्रित नहीं करेगा तो यहां पर बहुत बड़ा खतरा है। और यही आप देखते हैं कि पीओके से होते हुए पंजाब या हरियाणा का जो क्षेत्र है वहां पर ड्रग्स उपलब्ध कराया जाता है। तो चूंकि इन दोनों देशों के बीच में एक सैंडविच की तरह भारत आता है, इस वजह से भारत और भी ज्यादा भारत को ध्यान देने वाली चीज है कि कैसे वो ड्रग्स की अवैध तस्करी को अपने देश में आने से रोके। अब देखिए, जो एनडीपीएस अधिनियम 1985 है, ये भी हमारी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एनडीपीएस 1985 एक्ट की ये है कि भाई जो भी साइकोट्रॉपिक पदार्थ होते हैं, साइकोट्रॉपिक पदार्थ का मतलब है ऐसे पदार्थ जो हमारा जो इंसान होता है उसका मूड की बात करें या उसकी चेतना की बात करें या व्यवहार की बात करें, इसमें बदलाव कर देते हैं, है ना, इसमें परिवर्तन का काम करते हैं। ऐसा एक जो टैबलेट थी वो एक इंसान ने खाई और उसका एकदम से जो व्यवहार था वो चेंज होने लगा, उसकी जो चेतना थी वो चेंज होने लगी। चेतना का यहां मतलब है वो कॉन्शियस होने लगा। पहले वो मान लीजिए थका हुआ था तो एकदम से बहुत ज्यादा उसके अंदर एनर्जी आ गई, वो रिलैक्स फील करने लगा। तो इस टाइप का जो चेतना और व्यवहार में परिवर्तन होता है वो इन पदार्थों के सेवन से होता है जिसको साइकोट्रॉपिक पदार्थ कहते हैं। तो इस टाइप के पदार्थ का उत्पादन या बिक्री, क्रय, परिवहन, बहुत ध्यान से इन शब्दों को सुनिएगा, इनका उत्पादन, बिक्री, क्रय, परिवहन, भंडारण या उपभोग, इन सबको प्रतिबंधित करा जाता है। देखिए, जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स का मतलब केवल नशीली पदार्थ नहीं होते हैं। ड्रग्स का अगर यूज नशे की तरह करा जाने लगता है तो उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अन्यथा जो ड्रग्स होते हैं ये कई सारी हमारी दवाओं में यूज होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति होता है, किसी भी व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है, तो अगर वो इन पदार्थों के उत्पादन, बिक्री, क्रय, परिवहन, भंडारण या उपभोग, इन सबको प्रतिबंधित करता है, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अगर ये चीजें करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। और अगर ऐसा अपराध करता है तो कम से कम 1 लाख रुपए का उसको जुर्माना भी होता है और 10 से 20 वर्ष का कठोर कारावास भी दिया जा सकता है। बहुत ज्यादा केस में यहां पर बहुत अगर कोई हीनियस जिसने घृणित कार्य करा है तो मृत्युदंड का भी प्रावधान यहां पर उसको दिया गया है। जैसे भांग की खेती होती है या मादक औषधि का निर्माण होता है, या अगर मान लीजिए, ये तो हो गया प्रत्यक्ष रूप से, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तब तो वो प्रत्यक्ष इस चीज में भागीदारी है। अब ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जो ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण देते हैं, या मान लीजिए ये व्यक्ति जो है इस व्यक्ति को पैसे देता है कि भाई तुम ऐसा काम करो, भले ही वो डायरेक्ट रूप से इस काम में लिप्त नहीं है, परंतु जो व्यक्ति इस टाइप का अप्रत्यक्ष रूप से भी ये काम करते हैं तो वो भी सेम अपराधी समझे जाते हैं इस अधिनियम के अंदर,
ठीक है। इस अधिनियम की धारा 27A के बारे में ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा चर्चा में रहती है ये। तो किसी भी गतिविधि में, मैंने आपको बताया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल कोई भी व्यक्ति होता है तो वो कहां पे लिखा हुआ है, वो धारा 27A में लिखा हुआ है। और यही अधिनियम 1985 में बनाया गया था और 1986 में जो मैंने अभी नाम लिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो ये जो संस्था है, ये संस्था इसी अधिनियम के अंडर में ही बनाई गई थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमें एनडीपीएस 1985 के बारे में पता होने चाहिए। अब देखिए, एक सूचकांक आता है जिसको ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि ये निकालता कौन है, ये निकालता है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। अब इस इंडेक्स में बेसिकली ये देखा जाता है कि कोई भी देश जो है वो दवाओं के लिए कौन सी नीतियां निकालता है। अब जो नीतियां वो विनियमित करता है वो हमारा जो संयुक्त राष्ट्र है, अब जैसे यूएनओडीसी संस्था है तो उसने बहुत सारे नियम निकाल रखे हैं, बहुत सारे कानून बना रखे हैं कि दवाइयों को कैसे रेगुलेट करना चाहिए, उसके अंदर जो ड्रग्स होते हैं उनको कैसे निर्धारित करना चाहिए। तो क्या कोई देश जब अपने देश के अंदर दवाइयों के प्रति जो विधि कानून बनाते हैं तो वो संयुक्त राष्ट्र के अधिकारों को ध्यान में रखते हैं, संयुक्त राष्ट्र में जो यूएनओडीसी है उसके नियमों को ध्यान में रखता है, तो उसके बेसिस पे यहां पर सूचकांक निकाला जाता है। और 30 देशों में भारत का जो स्थान है वो 18वां है। ये 2021 में ये सूचकांक आया था, 2022 का भी आया नहीं है। 21 में भारत का जो सूचकांक है वो 18वां है। अगर नंबर 1 की बात करें तो नॉर्वे है, और सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड, और तीसरे पे पुर्तगाल। तो ये टॉप 3 कंट्रीज हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, आज के सत्र में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। जो भी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आज के सत्र में इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपको ये सत्र अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में एक नई खबर के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।